नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो सचमुच दुनिया की छत है। बिल्कुल। एक ऐसी जगह जहां धरती और आसमान मिलते हैं और जहां हवाएं सिर्फ ठंडी नहीं होती, वो कहानियां भी सुनाती हैं। हाँ, इंसानी हिम्मत की, कभी-कभी दुखद हादसों की भी। माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं हम। सही, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ तो है नहीं, ये तो एक प्रतीक है, एक लेजेंड। मतलब पृथ्वी का सबसे ऊंचा पॉइंट होना ही इसे खास नहीं बनाता, हाँ, ये बात तो है। बल्कि ये इंसान के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से भी एक है। इसकी जो अविश्वसनीय ऊंचाई है, फिर स्थानीय संस्कृति में इसका जो पवित्र स्थान है, और जाहिर है जानलेवा खतरे। हम्म। इन सब का जो मेल है ना, वो इसे एकदम यूनिक बनाता है। ये वो कैनवस है जिस पर इंसान ने अपनी इच्छाएं, अपना साहस और कभी-कभी अपनी सीमाएं भी लिखी हैं। और हमारी आज की जो ये चर्चा है वो एक काफी विस्तृत स्रोत पर आधारित है। ये एवरेस्ट की कहानी को कई अलग अलग एंगल से देखता है। हाँ, कोशिश रहेगी कि हम इसे पूरी तरह समझें। हम इसके बनने से लेकर, मतलब वो भूविज्ञानिक कहानी, फिर शुरुआती कोशिशें जो जुनून भरी थीं, और वो पहली जीत। हाँ, वो ऐतिहासिक जीत, फिर वो भयानक खतरे जिनसे पर्वतारोहियों को जूझना पड़ता है, आज के समय की जो मुश्किलें हैं, और हाँ, इसका जो आध्यात्मिक पहलू है। वो भी बहुत जरूरी है। तो चलिए इस विशाल पहाड़ के दिल में उतरते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं इसके जन्म से, लाखों साल पहले। हाँ, सोचना भी अजीब लगता है कि एक समय था जब ये विशाल हिमालय था ही नहीं। सही कहा। करीब 60 मिलियन साल पहले की बात है ये। धरती की सतह पर जबरदस्त उथल-पुथल हुई। वो टेक्टोनिक प्लेट्स वाली बात। हाँ, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट जो है, वो उत्तर की तरफ खिसकते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई। और ये कोई छोटी-मोटी टक्कर नहीं थी, धीमी लेकिन जबरदस्त ताकतवर। अच्छा। और इसी धीमी लेकिन लगातार टक्कर ने पृथ्वी की परत को ऐसे मोड़ा, ऐसे ऊपर उठाया, जैसे कोई कागज को मोड़ दे। बाप रे। इसी से बना महान हिमालय, और इसी श्रृंखला की चोटी के तौर पर उभरा एवरेस्ट। धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ता गया। और आज इसकी ऊंचाई? स्रोत के हिसाब से जो अभी स्वीकृत ऊंचाई है, वो है 8,848.86 मीटर। मतलब फीट में देखें तो करीब 29,031 फीट। 8,848 मीटर। ये इतनी ज्यादा ऊंचाई है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। तुलना के लिए सोचें तो ज्यादातर जो कमर्शियल जेट प्लेन उड़ते हैं ना, हाँ। वो लगभग इसी ऊंचाई पर उड़ते हैं। अच्छा, मतलब एवरेस्ट का शिखर तो सच में आसमान में है? सही मायने में। और ये सिर्फ नंबर की बात नहीं है, ये ऊंचाई ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इस विशालता को हमेशा महसूस किया है। इसीलिए तो नेपाली में इसे सगरमाथा कहते हैं। सगरमाथा? इसका मतलब आकाश का माथा। कितना सही नाम है ना। हाँ, बिल्कुल सटीक। और तिब्बती लोग? तिब्बती समुदाय के लिए ये चोमुल्लंग माँ है, विश्व की देवी माँ। ये नाम सिर्फ ऐसे ही नहीं रखे गए, ये पहाड़ के लिए उनके गहरे सम्मान, उनकी श्रद्धा को दिखाते हैं। सही बात है, ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है उनके लिए। बिल्कुल नहीं, एक जीती जागती शक्ति है, पवित्र भी और उतनी ही खतरनाक भी। यही बात इसे शायद इतना रहस्यमयी बनाती है ना, पवित्र भी और घातक भी। बिल्कुल। और इसी आकर्षण ने, इसी रहस्य ने 20वीं सदी की शुरुआत में पश्चिमी खोजकर्ताओं को अपनी तरफ खींचा। अच्छा, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य था। हाँ, और उनके लिए एवरेस्ट जैसी एक आखिरी बड़ी पहेली थी दुनिया की, जिसे सुलझाना बाकी था। और फिर शुरू हुए वो पहले कोशिशें 1920 के दशक में। हाँ, वो बड़े हिम्मत वाले अभियान थे। जॉर्ज मैलरी, एंड्रयू सैंडी इरविन, ये नाम उसी दौर के हैं। मैलरी का वो मशहूर जवाब तो आज भी लोग दोहराते हैं। उनसे पूछा गया था ना कि एवरेस्ट क्यों चढ़ना चाहते हैं। हाँ, और उन्होंने बस इतना कहा, बिकॉज इट्स देयर, क्योंकि वो वहां है। सिर्फ 3 शब्द। लेकिन इन 3 शब्दों में इंसान की वो गहरी इच्छा दिखती है, जो हमें अनजाने की तरफ खींचती है, अपनी हदें आजमाने के लिए उकसाती है। ये सिर्फ पहाड़ चढ़ने की बात नहीं थी, ये इंसान की जो कभी ना हारने वाली स्पिरिट है ना, उसका प्रतीक बन गया। लेकिन इसकी कीमत भी थी। हाँ। 1924 में मैलोरी और इरविन वो अपने आखिरी प्रयास के लिए निकले थे शिखर की तरफ। हाँ। बादल थे, बर्फीला तूफान, और फिर वो कभी लौटे ही नहीं। उनका इस तरह गायब हो जाना पर्वतारोहण के इतिहास की शायद सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है, और रहस्य भी। हाँ, रहस्य तो आज तक है। दशकों बाद 1999 में मैलोरी की जमी हुई बॉडी मिली। ओहो। और उनका चेहरा अब भी उसी पहाड़ की तरफ था जिसने उन्हें और इरविन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। क्या वो शिखर पर पहुंचकर लौटते हुए मारे गए, या रास्ते में ही? ये सवाल आज भी है। हाँ, इस पर आज भी बहस होती है।
ये घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की ताकत के सामने इंसानी हिम्मत कितनी छोटी पड़ सकती है। एवरेस्ट कोई रियायत नहीं देता। उन शुरुआती कोशिशों के बाद भी कई अभियान नाकाम रहे। हर नाकामी ने एवरेस्ट के मिथक को और बड़ा बना दिया। ऐसा लगने लगा था कि इसे जीता ही नहीं जा सकता। अजय। हाँ, अजय। लेकिन फिर आया वो दिन जिसने सब बदल दिया। 29 मई 1953। वो तारीख, सालों की तैयारी, पिछले असफल प्रयासों से मिले सबक और जबरदस्त इरादा। इन सब के बाद दो लोग उस दिन शिखर के बेहद करीब पहुंच रहे थे। एक थे न्यूजीलैंड के, वैसे तो मधुमक्खी पालक, लेकिन बहुत अनुभवी पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी। और दूसरे थे नेपाल के शेरपा तेनजिंग नोर्गे। शेरपा, जैसा कि हम जानते हैं, हिमालय में रहने वाले तिब्बती मूल के लोग हैं। अपनी जबरदस्त पर्वतारोहण क्षमता और ऊंचाई पर रहने की आदत के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। हाँ, शेरपाओं के बिना तो एवरेस्ट की कल्पना भी मुश्किल है। बिल्कुल। तो इन दोनों ने मिलकर हफ्तों तक बर्फीले तूफानों, खतरनाक दरारों और जमा देने वाली ठंड का सामना किया था। और फिर उस सुबह 11:30 पर वो दोनों पृथ्वी के सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़े थे। क्या पल रहा होगा वो। कल्पना ही कर सकते हैं। उन्होंने वहां कुछ पल बिताए, तस्वीरें लीं, झंडे गाड़े, शायद उस एहसास को जीने की कोशिश की। सिर्फ 15 मिनट, लेकिन वो 15 मिनट इतिहास बन गए, हमेशा के लिए। और ये सिर्फ हिम्मत या स्किल की जीत नहीं थी। इसमें भरोसा था, टीम वर्क था, एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान था। हाँ, हिलेरी ने बाद में कहा भी था, बहुत विनम्रता से, वी क्लाइम्ब टुगेदर एज अ टीम। हम एक टीम की तरह साथ चढ़े। उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं पहले पहुंचा। ये बात बहुत बड़ी है। हाँ, ये उस साझेदारी का सम्मान था जिसने इस नामुमकिन से लगने वाले सपने को मुमकिन बनाया था। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिलकर कुछ असाधारण कर सकते हैं। शिखर पर पहुंचना वाकई एक अविश्वसनीय उपलब्धि है, लेकिन एवरेस्ट की कहानी का एक दूसरा ज्यादा स्याह पहलू भी है। हाँ, वो भी उतना ही सच है। चढ़ाई का सबसे खतरनाक हिस्सा तो शायद नीचे उतरना होता है, और यहीं पर जिक्र आता है डेथ जोन का, मौत का क्षेत्र। 8000 मीटर। हाँ, इस ऊंचाई पर हवा का दबाव इतना कम हो जाता है कि उसमें ऑक्सीजन का लेवल समुद्र तल के मुकाबले सिर्फ 1/3 रह जाता है। सिर्फ 1/3? तो शरीर पर क्या असर पड़ता है इसका? असर विनाशकारी। हमारा शरीर इतनी ऊंचाई के लिए बना ही नहीं है। वो धीरे धीरे मरने लगता है। मरने लगता है? हाँ, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। शरीर में कई दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे HACE, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडीमा, मतलब दिमाग में जानलेवा सूजन। बाप रे। और HAPE, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा, यानी फेफड़ों में पानी भर जाना। ये तो बहुत खतरनाक है। और इसके साथ है जबरदस्त ठंड। टेम्परेचर आराम से -40 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला जाता है। -40? और साथ में 150-200 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे भी तेज रफ्तार की बर्फीली हवाएं, जो किसी भी खुली हुई स्किन को सेकंडों में जमा सकती हैं। फ्रॉस्ट बाइट, जिसमें टिश्यू मर जाते हैं। हाँ, ऐसी हालत में शरीर को बस गर्म रखना ही एक जंग बन जाता है। इस माहौल में तो एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। पैर फिसल गया, रस्सी गलत बंध गई, या ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, मतलब लगभग मौत। ये वो जगह है जहां शरीर और दिमाग दोनों अपनी आखिरी हद पर होते हैं। और जो लोग वहां रह जाते हैं। दुखद सच्चाई यही है कि डेथ जोन में मरने वाले कई पर्वतारोहियों की बॉडीज कभी नीचे लाई ही नहीं जा सके। क्यों? रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना लगभग नामुमकिन होता है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी। तो उनके जमे हुए शरीर अक्सर वहीं रह जाते हैं जहां उन्होंने आखिरी सांस ली थी। हे भगवान! वो आने वाले पर्वतारोहियों के लिए एक दुखद और डरावना निशान बन जाते हैं। मैंने सुना है कुछ अनौपचारिक नाम भी हैं ऐसे पॉइंट्स के। हाँ, पर्वतारोहण कम्युनिटी में ग्रीन बूट्स या स्लीपिंग ब्यूटी जैसे नाम ऐसी ही कुछ त्रासदियों से जुड़े हैं। ओह। ये उन लोगों की याद दिलाते हैं जिन्होंने शिखर का सपना देखा था, लेकिन पहाड़ ने उन्हें हमेशा के लिए वहीं रोक लिया। ये एवरेस्ट की उस ताकत की क्रूर याद दिलाता है जिसके सामने सम्मान जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि एवरेस्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एक ऐसी जगह है जहाँ कुदरत के नियम ही चलते हैं। सही कहा। हिलेरी और तेंजिंग की सफलता के बाद इतने सालों में एवरेस्ट पर चढ़ाई का तरीका काफी बदल गया है। हाँ, बहुत बदला है। जो कभी कुछ गिने चुने हिम्मत वाले लोगों का सपना होता था, वो अब एक तरह की इंडस्ट्री बन गया है। हाँ, ये कह सकते हैं। आज हर चढ़ाई के सीजन में सैकड़ों लोग एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करते हैं। सैकड़ों? हाँ, और इसने कुछ नई चिंताजनक मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जैसे कि? स्रोत बताता है कि शिखर के पास, खासकर जब मौसम साफ होता है, तो पर्वतारोहियों की भीड़ लग जाती है।
ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति बन जाती है। ट्रैफिक जैम डेथ जोन में? हाँ, और डेथ जोन में इंतजार करना अपने आप में बहुत खतरनाक है। वहाँ हर पल कीमती होता है। और पर्यावरण पे असर इतनी भीड़ का? असर तो बहुत बुरा पड़ा है। उन पवित्र ढलानों पर अब टनों कचरा जमा हो गया है। कचरा? कैसा कचरा? खाली ऑक्सीजन सिलेंडर, फटे हुए टेंट, खाने के पैकेट्स और यहाँ तक कि इंसानी मलमूत्र भी। ये तो बहुत दुखद है उस जगह के लिए जिसे कई लोग पवित्र मानते हैं। हाँ, ये एक अजीब विरोधाभास है। एक तरफ तो एवरेस्ट आज भी इंसानी इच्छा शक्ति, हिम्मत और रोमांच का प्रतीक है। लोग अपनी सीमाएं आजमाने आते हैं, कुछ बड़ा हासिल करने। वो एहसास कि दुनिया की चोटी पर खड़े होना जिंदगी बदल देगा। हाँ, वो विश्वास आज भी बहुत ताकतवर है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो व्यावसायीकरण है, भीड़ है, प्रदूषण है, ये उस अनुभव के असली मतलब को कहीं कमजोर करता लगता है। सही सवाल है। क्या हम उसी चीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसे हम पूछते हैं या पाना चाहते हैं? ये सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी कश्मकश के बीच एवरेस्ट का जादू अब भी कायम है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम महानता पाने के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। और ये हमें उस नजरिए की तरफ भी ले जाता है जिसे अक्सर इन व्यावसायिक बातों में भुला दिया जाता है। कौन सा नजरिया? स्थानीय शेरपा समुदाय का नजरिया। हाँ बिल्कुल, उनके लिए एवरेस्ट सिर्फ चढ़ने की एक चुनौती नहीं है। ये चुमुलुंगमा है, देवी माँ। उनके लिए पहाड़ एक जीवित शक्ति है जिसका आदर करना जरूरी है। हर अभियान से पहले वो एक पूजा समारोह करते हैं, बाकायदा पूजा। उसमें क्या होता है? उसमें लामा मंत्र पढ़ते हैं, जौ का आटा हवा में उड़ाया जाता है, पहाड़ की आत्माओं को खाना और पेय चढ़ाया जाता है। ये सिर्फ रस्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहाड़ से सुरक्षित यात्रा की इजाजत मांगने का एक गहरा आध्यात्मिक काम है। उनका मानना है कि कोई भी एवरेस्ट को जीतता नहीं है। जीतता नहीं है? नहीं, आपको सिर्फ यात्रा करने की अनुमति मिल सकती है, और वो भी तब जब देवी खुश हों और इजाजत दें। ये सोच पश्चिमी जीत या फतह की सोच से कितनी अलग है ना? उनके लिए एवरेस्ट एक गुरु है, एक सख्त परीक्षक। ये प्रकृति की विशालता और शक्ति के सामने इंसान के छोटेपन की लगातार याद दिलाता है। ये हमें विनम्रता सिखाता है, एक ऐसा गुण जो शायद आजकल की एवरेस्ट की भीड़ में कहीं खोता जा रहा है। ये आध्यात्मिक जुड़ाव पहाड़ के अनुभव को एक अलग ही गहराई देता है। तो हमने एवरेस्ट की कहानी के कई पहलू देखे आज, उसके बनने की कहानी से लेकर हाँ, वो करोड़ों साल पहले की भूवैज्ञानिक घटना, फिर मैलोरी और इरविन जैसे शुरुआती खोजकर्ताओं का वो दुखद अंत, वो रहस्य, हिलेरी और तेंजिंग की वो ऐतिहासिक पहली चढ़ाई, वो जीत, डेथ जोन की वो कड़वी सच्चाई, वो खतरे, और आज के समय की भीड़, प्रदूषण की चिंताएं, हाँ, वो जटिलताएं, और आखिर में शेरपाओं का वो गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव। बिल्कुल। ये सच में इंसान की आत्मा के अलग अलग रंग दिखाता है। सपने देखने की हमारी ताकत, जोखिम उठाने की हिम्मत, हार से सीखने की इच्छा, और कभी-कभी अपनी ही बनाई मुश्किलों में उलझ जाने की आदत भी। हाँ, वो भी। ये शायद शोहरत या नाम से कहीं ज्यादा है। ये अपनी सीमाओं को जानने और शायद उन्हें जरा सा आगे बढ़ाने के बारे में है। जैसा कि स्रोत में भी एक बात उभरती है, शायद हर पर्वतारोही जो एवरेस्ट के उन खतरनाक ढलानों पर कदम रखता है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल होता है, क्या? भले ही मैं कोशिश करते हुए मर जाऊं, मैं आसमान को छू लूंगा। Even if I die trying, I'll touch the sky. वाह, ये जुनूनी इसे खास बनाता है। हाँ। लेकिन ये सारी चर्चा खास तौर पर पहाड़ की पवित्रता और बढ़ते व्यावसायीकरण और प्रदूषण के बीच का जो तनाव है, हाँ, ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। स्रोत के आधार पर ये सवाल मन में आ सकता है कि एवरेस्ट का जो पवित्र स्थान है और उसमें जो जानलेवा खतरे शामिल हैं, इन सब को देखते हुए पहाड़ पर बढ़ता ये कमर्शियल ट्रैफिक और उससे जुड़े पर्यावरण के मुद्दे, हाँ, ये प्रकृति की इन आखिरी महान चुनौतियों के साथ हमारे बदलते रिश्ते के बारे में क्या बताते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये हमें सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि भविष्य में हम अपनी इन अद्भुत प्राकृतिक धरोहरों के साथ अपने रिश्ते को कैसे संतुलित करें। सही बात है। ये सिर्फ एवरेस्ट की कहानी नहीं है, शायद बड़े पैमाने पर प्रकृति के साथ हमारे बर्ताव की कहानी भी है।